क्या आपने कभी ऐसा रहस्य सुना है जो आपकी आत्मा तक हिला दे? कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे से जो पार्क में खेल रहा था। उसके हाथ में उसका सबसे पसंदीदा खिलौना था जिसे वो हर वक्त अपने पास रखता था। लेकिन तभी एक अनजानी कॉल आती है। दूसरी तरफ उसकी मां को कोई परेशान कर रहा था, लेकिन उस महिला को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसकी दुनिया अगले ही पल बदलने वाली है। तभी जंगल के अंदर से किसी की आवाज आती है, एंड्रियो, इधर आओ। एंड्रियो की मां इस कॉल में इतनी उलझ चुकी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसका बेटा कब गायब हो गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, एंड्रियो वहां नहीं था। क्या हुआ एंड्रियो के साथ? कौन था वो जिसने उसे जंगल में बुलाया? रात होते ही पुलिस जंगल में उसकी तलाश करने लगी। उसके पिता, जो खुद एक पुलिस अफसर थे, पूरी टीम के साथ जंगल छान रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें वहां एक छोटा सा सुराग मिला, एंड्रियो का खिलौना। और फिर थोड़ी ही दूरी पर पड़ा था एंड्रियो का शरीर। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं था। उसके पिता ये देखकर पागल हो गए, अपने होश खो बैठे। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पुलिस का मानना था कि यह किसी जानवर का हमला है, क्योंकि एंड्रियो के शरीर पर जानवरों के काटने के निशान थे। लेकिन जब FBI एजेंट्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो सब दंग रह गए। यह किसी जानवर की हरकत नहीं, बल्कि किसी इंसान का काम है। एजेंट्स ने बताया कि एंड्रियो की गर्दन को मोड़कर मारा गया था और उसके शरीर पर जो जानवरों के काटने के निशान थे वो मरने के बाद के थे। लेकिन असली सवाल यह था कि कातिल कौन था? प्रोफाइलिंग के बाद पता चला कि किलर कोई बेहद ताकतवर इंसान था जिसकी उम्र 19 से 42 साल के बीच हो सकती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, कातिल एंड्रियो और उसके परिवार को जानता था। लेकिन क्या यह सच में किसी इंसान का ही काम था? FBI एजेंट्स में से एक को शक था कि यह किसी अलौकिक शक्ति का काम हो सकता है। उसने बताया कि 16वीं शताब्दी में एक महिला थी जिसने एक रहस्यमयी रिचुअल करके एक शैतानी ताकत को बुलाया था। क्या एंड्रियो का केस उसी से जुड़ा था? लेकिन दूसरी एजेंट हंस पड़ी, ओह कम ऑन, ये तो किसी किताब की कहानी लग रही है। पर सच क्या था? क्या ये एक इंसान का काम था या किसी दानवी ताकत का खेल? ये सच जब सामने आएगा तो सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बोल्डर ने कहा, एंड्रियो की बॉडी पर जो काटने का निशान था वो किसी आम जानवर का नहीं था। ये एक ऐसे डॉग का निशान था जिसके बारे में मैं जानता हूं कि उसे अंडरवर्ल्ड यानी जहन्नुम का रखवाला कहा जाता है। असल में ये बहुत ही स्पिरिचुअल डॉग होते हैं। बोल्डर की बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं और तुरंत ऑफिस लौटकर एंड्रियो की डेड बॉडी को दोबारा चेक करने का फैसला करते हैं, क्योंकि अब तक उन्हें एंड्रियो की मौत की असली वजह समझ नहीं आ रही थी। जब वो एंड्रियो के पैरों को छूते हैं तो उन्हें वहां कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कि उसके पैरों पर नमक या फिर रेत लगी हो। इसके बाद वो केस की फाइल चेक करते हैं जिसमें उन्हें एक टॉय की फोटो दिखाई देती है जो मर्डर साइट से बरामद हुआ था। दोनों एजेंट सोच में पड़ जाते हैं कि इस टॉय और चकलदीप का इस खौफनाक मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है। रिपोर्ट से उन्हें यह भी पता चलता है कि अब तक इस मर्डर के आई विटनेस का इंटरव्यू नहीं लिया गया है और इस केस की अकेली चश्मदीद गवाह थी एक छोटी सी बच्ची जो एंड्रियो की पड़ोसी थी। उसका नाम था एमिली किफादे। इस केस को पहले चीफ पुलिस ऑफिसर देख रहे थे, लेकिन अब यह केस FBI एजेंट्स को सौंप दिया गया था। इसलिए वो फैसला करते हैं कि एंड्रियो के फ्यूनल के बाद वो एमिली और उसकी मां अन्ना से मिलेंगे। दृश्य बदलता है। चर्च में एंड्रियो के फ्यूनल की तैयारी हो रही थी, लेकिन अभी तक उसकी डेड बॉडी वहां नहीं पहुंची थी। इस वजह से एंड्रियो की मॉम बेहद परेशान थी। वो पुलिस ऑफिसर से सवाल करती है, FBI एजेंट्स अब तक एंड्रियो की बॉडी को रिलीज क्यों नहीं कर रहे? पूरा माहौल रहस्यमय बन चुका था। क्या सच में एंड्रियो की मौत किसी इंसान के हाथों हुई थी या फिर इसमें कोई डरावनी ताकत शामिल थी? तभी ऑफिसर उसे बताता है कि FBI एजेंट्स को शक है कि एंड्रियो का मर्डर हुआ है।
कहा जाता है कि एजेंट मोल्डर फैमिली के घर पर मौजूद थे। एंड्रयू के पड़ोसी के घर पर एक छोटी बच्ची थी, लेकिन वो सवालों का सही जवाब नहीं दे पा रही थी। इससे इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ रही थी। फैमिली भी सिर्फ इतना ही बता पाई कि उन्होंने आखिरी बार एंड्रयू को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। इतना कहने के बाद वो बच्ची फिर से अपने टीवी शो में मगन हो गई। लेकिन यहां एना मोल्डर, एमएलए की मां, परेशान थी। उन्होंने भी एंड्रयू को जंगल के अंदर जाते हुए देखा था और यह देखकर वो बुरी तरह डर गई थी। उन्हें डर था कि ऐसा उनकी बेटी के साथ भी हो सकता है। फिर एना वहां से जाने लगती है और मोल्डर घर के अंदर जाकर जांच करने का फैसला करता है। उसे वहां फैमिली पिक्चर्स और एक पुरानी किताब मिलती है, ऑफ द ईस्टवुड विच। तभी एना उसे देख लेती है और बताती है कि उसका पति, जो कि पुलिस चीफ है, जादू और विचक्राफ्ट की हिस्ट्री में काफी रुचि रखता है। अब मोल्डर काफी समय बिता चुका था और जाने ही वाला था कि तभी एमिली जोर से आवाज देकर उसे रोक लेती है। वो टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मैंने एंड्रयू को उस दिन मिस्टर चकलदीप के साथ जंगल में जाते देखा था। टीवी पर भी इसी समय चकलदीप का शो चल रहा था। इधर पुलिस स्टेशन में एक महिला चीफ पुलिस ऑफिसर से कहती है, मुझे लगता है कि एंड्रयू का मर्डर उसके ही डैड ने किया है। ऑफिसर गुस्से में जवाब देता है, बकवास। जिस दिन और टाइम पर मर्डर हुआ उस वक्त एंड्रयू के डैड हमारे साथ ड्यूटी पर थे। लेकिन महिला मानने को तैयार नहीं थी। वो एक के बाद एक सवाल पूछती गई, लेकिन ऑफिसर के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। आखिरकार वो कहता है, ठीक है, अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो चलो उसके ऑफिस चलते हैं। एंड्रयू के डैड कहाँ हैं? जब ये लोग एंड्रयू के डैड के ऑफिस पहुंचे तो पता चला कि वो एक खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए बाहर गए हुए हैं। तभी स्कली उनके कंप्यूटर को चेक करती है और एक चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। एंड्रयू के डैड एक सेक्स ऑफेंडर की तलाश कर रहे थे जो लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। उनकी रिसर्च के मुताबिक ये आदमी पीटर नाम से जाना जाता था और वो इस समय अपने घर पर था। अब एंड्रयू के डैड को यकीन था कि उसी ने उनके बेटे को मारा होगा। यही सोचकर वो तेजी से पीटर के घर की ओर निकल पड़े। लेकिन वो अकेले नहीं थे, उनके पीछे पीछे पुलिस चीफ और एजेंट स्टेली भी जा रहे थे। एंड्रयू के डैड पीटर के घर पहुंचते ही दरवाजा पीटने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। आगे क्या होगा? क्या वो असली कातिल को पकड़ पाएंगे या फिर कुछ और बड़ा राज खुलने वाला है? क्या पर्सनली वही थी जो अपने पार्टनर के साथ आई थी? इतनी में एजेंट को कॉल कर बताती है कि वो एक नए संदिग्ध के घर पहुंच चुके हैं, यानी उस आदमी के घर जिस पर पुलिस को शक है कि उसने किसी को मारा है। उधर एंड्रयू की साइड पर मौजूद शख्स भी इस गली की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक बड़े काले कुत्ते पर पड़ती है जो उसे घूर रहा था। मोल्डिंग इस नजारे को खुद भी नोटिस करता है। गली के पास पहुंचकर वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि पीटर ने एंड्रयू को मारा होगा। मुझे अब भी यकीन है कि इसके पीछे कोई आध्यात्मिक ताकत है, क्योंकि उसने अभी अभी जंगल में उसी काले कुत्ते को देखा था जिसे लोग रक्षक मानते थे। लेकिन इतनी जल्दी किसी भी थ्योरी को सच नहीं माना जा सकता था। गली के कहने पर दोनों इन्वेस्टिगेटर्स उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें कुछ अजीब चीजें मिलती हैं। एक पुराने जूतों की जोड़ी, एक बंदर और एक अजीब मास्क। जैसे ही वो मास्क को ध्यान से देखते हैं, गली को याद आता है, ये वही मास्क है जो मैंने जंगल में किसी के पास देखा था। अब शक और गहरा हो जाता है। क्या यही आदमी असली कातिल है? सबूत अब उसी के खिलाफ जा रहे थे, लेकिन गली उलझन में थी, क्योंकि मोल्डिंग अब भी इसे असली गुनहगार मानने से इनकार कर रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि इस आदमी ने कोई कत्ल नहीं किया, मोल्डिंग जवाब देता है, लेकिन एंड्रयू का मर्डर उसने नहीं किया। इतने कम सबूतों पर कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते। दूसरी ओर एमिली अपने टीवी पर कार्टून देख रही थी। उसे ये कैरेक्टर बहुत पसंद था, लेकिन तभी उसकी नजर अपने घर के दरवाजे पर गई।
वही कार्टून कैरेक्टर बना हुआ था, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन तभी पीछे से उसकी मां की आवाज आई, लंच के लिए आ जाओ। लेकिन जब काफी समय तक एना को कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने खुद एमएलए को लॉज में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो वहां कहीं नहीं थे। कुछ ही देर बाद खबर आती है कि पुलिस और एफबीआई एजेंट्स को उनकी डेड बॉडी जंगल में मिली है, और मर्डर का तरीका बिल्कुल वही था जैसे एंड्रयू को मारा गया था। जैसे ही एना को यह खबर मिलती है, वो घबराते हुए जंगल की ओर भागती है। उसके पैरों में जैसे कोई जान नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वो दौड़ रही थी, मानो एमएलए को वापस जिंदा कर सकती हो। लेकिन वहां मौजूद पुलिस अफसर उसे संभाल लेते हैं। इसी बीच मोल्डिंग, जो इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अचानक नीचे कुछ सफेद सफेद चीज देखता है। उसने पत्ते हटाने शुरू किए, और जो सामने आया उसने उसे हैरान कर दिया। वहां जमीन पर सफेद नमक से बना एक रहस्यमयी घेरा था। मोल्डिंग के चेहरे पर तनाव साफ झलकने लगा। उसने बताया, ये वही सिंबल है जो अक्सर स्पिरिट्स और डीमंस को बुलाने के लिए बनाए जाते हैं। 16वीं और 17वीं सदी में यह काफी प्रचलित था काला जादू करने वालों के बीच। ये वही स्पिरिट्स होती हैं जो किसी भी इंसान, जानवर या किसी चीज का रूप ले सकती है, यहां तक कि किसी इंसान जैसा भी दिख सकती है। इन्हें फैमिलियर्स कहा जाता है। मोल्डिंग की बात सुनकर बाकी लोग भी सन्न रह गए। उसने आगे कहा, ये फैमिलियर्स किसी भी इंसान की पसंदीदा चीज का भेष बदलकर उसे मार सकते हैं, चाहे वो उसका पसंदीदा इंसान हो, कोई पालतू जानवर, या यहां तक कि कोई खिलौना या कार्टून कैरेक्टर भी। जैसे जैसे मोल्डिंग पत्तों को हटाता गया, नीचे जमीन पर एक खोपड़ी का निशान उभर आया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये वही जगह है जहां डेमन और स्पिरिट्स को बुलाने के लिए अनुष्ठान किया जाता है। अब मोल्डर को यकीन हो गया था कि इस सब के पीछे चीफ ऑफिसर का कोई न कोई हाथ है। वो सीधे उसके पास जाता है। चीफ ऑफिसर को देखकर ही मोल्डर को शक हो गया। वो बुरी तरह घबराया हुआ था। मोल्डर ने सख्त लहजे में पूछा, क्या ये सब तुम्हारा किया धरा है? पहले तो चीफ ऑफिसर चुप रहा, लेकिन जब मोल्डर ने और जोर दिया तो वो घबराकर बोल पड़ा, नहीं, मैं नहीं हूं इसके पीछे, लेकिन हां, मैं मानता हूं कि मैं तुम लोगों को इस केस से भटकाने की कोशिश कर रहा था। मैंने ये सब नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं इस खेल का हिस्सा हूं। मैं किसी मर्डर के पीछे नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे दोषी ठहराया जा रहा है। और हां, मेरी भी गलती थी उस दिन जब सबकी नजरें उस शख्स पर थी। असल में मैं ही था जिसने उसकी मां को परेशान करने की कोशिश की थी। उसी वजह से उसने एंड्रयू को नजरअंदाज किया, और एंड्रयू का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मेरा अपराध बस इतना था। चीफ ऑफिसर को इस केस को लेकर खुद पर भी शक था, लेकिन जैसे ही वो वहां से गया, मोल्डर ने गली को बताया, ये केस वैसा ही है जैसा मैं सोच रहा था। किसी ने यहां कुछ ऐसा किया है जो इस दुनिया से परे है। किसी ने अपने जादू से यहां नरक का दरवाजा खोल दिया है, और यही इन मर्डर्स की असली वजह है। दूसरी तरफ एंड्रयू की मौत का शक अभी भी उसी आदमी पर था जिसके घर पर पहले भी छापा मारा जा चुका था। इस बार लोग उसकी सच्चाई जान चुके थे। भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। तभी एजेंट मोल्डर और स्कली वहां पहुंचे। रुको, गली ने बैज दिखाते हुए कहा, हम एफबीआई एजेंट्स हैं। अगर किसी ने इसे और चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तुम सब पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलेगा। लोग ठिठक गए, लेकिन तभी एंड्रयू के डैड ने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को गोली मार दी। अफसोस की बात यह थी कि वो आदमी निर्दोष था। नतीजा यह हुआ कि एंड्रयू के डैड को जेल हो गई। कुछ दिनों बाद कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया क्योंकि उन्होंने जिस शख्स को मारा था वो खुद एक क्रिमिनल था। लेकिन फिर भी उन्हें $5000 का जुर्माना भरना पड़ा। इसी बीच बातचीत में एक चौंकाने वाली बात सामने आई।
जिसने भी इस नरक के दरवाजे को खोला है, जिसने भी ये काला जादू किया है, वो हमारे बीच ही बैठा है। बस हमें अपनी आंखें खोल कर रखनी होंगी। जैसे ही मोल्डर और गली बाहर निकले, एक पुलिस ऑफिसर पहले से उनका इंतजार कर रहा था। उसने बताया, एंड्रयू के मर्डर के पीछे उसके डैड नहीं हो सकते, क्योंकि उस दिन वो अपनी ड्यूटी पर थे और न ही उस आदमी का हाथ था जिसे एंड्रयू के डैड ने मारा था। अब एजेंट्स को यकीन हो गया कि लोकल पुलिस पर भरोसा करना बेकार है, इसलिए उन्होंने बाहरी शहर से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर बुलाया। दूसरी तरफ एंड्रयू के डैड अपने घर लौट आए थे, लेकिन वो खुश नहीं थे। इस केस ने मुझे सबसे बड़ा सच दिखा दिया है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारा अफेयर था चीफ ऑफिसर के साथ और उसी वजह से उसने मुझसे बदला लिया। मैं अपने काम में उलझा रहा और इसी चक्कर में मैंने अपने बेटे को खो दिया। एंड्रयू की मां यह सुनकर हिल गई। वो जो पहले ही बेटे की मौत से टूटी हुई थी, अब और ज्यादा बिखर गई। गुस्से और दुख में वो कार लेकर घर से निकल गई। इधर एंड्रयू के डैड बदले की आग में जल रहे थे। उन्होंने चीफ ऑफिसर को मारने का फैसला कर लिया और उसके घर की ओर बढ़ चले। रास्ते में जंगल के बीचों बीच एंड्रयू की मां को अचानक सड़क के बीचों बीच अपना बेटा खड़ा दिखा। एंड्रयू बचाने के लिए उसने झटके से कार मोड़ी, लेकिन कार बेकाबू हो गई और पलट गई। उधर एंड्रयू के डैड चीफ ऑफिसर के घर में घुस चुके थे। घर में अंधेरा था, लेकिन दूर उन्हें मिस्टर चकल की परछाई दिखी। उन्होंने पीछा करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने टीवी के पास कदम बढ़ाया, एक अजीब आवाज आई। टिक टिक टिक। टीवी ऑन हुआ। स्क्रीन पर वही पुराना शो चलने लगा। और तभी तुमने मुझे ढूंढ लिया, एक ठंडी आवाज उनके कानों में पड़ी। उन्होंने घूम कर देखा, मिस्टर चकल ठीक उनके पीछे खड़ा था और अगले ही पल गोली चलने की आवाज गूंज उठी। यहां पर चीफ ऑफिसर भी आ चुके थे, जिन्होंने एंड्रयू के डैड को इस तरह देखा जैसे वो उन पर गन ताने खड़े हों। इससे पहले कि रिक ट्रिगर दबाता, चीफ ऑफिसर ने उसे गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही पास ही मौजूद एजेंट मोल्डर और गली वहां पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि दोनों पहले ही मारे जा चुके थे, तो वो स्तब्ध रह गए। उन्हें एहसास हो गया कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जब ये दोनों बाहर निकले तो देखा कि घर के चारों ओर सॉल्ट का एक सर्कल बना हुआ था। कुछ सोचते हुए वो दोबारा अंदर गए, लेकिन अब वहां वो विच बुक भी नहीं थी। इससे और भी सवाल खड़े हो गए। फिर वो जंगल की ओर बढ़े, जहां क्राइम सीन की तलाश कर रहे थे। दूसरी ओर चीफ ऑफिसर भी एनी एंड्रयू की मां को ढूंढ रहे थे। उनकी तलाश उन्हें जंगल तक ले आई, जहां उन्होंने एंड्रयू की मां की गाड़ी उल्टी पड़ी देखी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एंड्रयू की मां पास ही खड़ी थी और उन्हें अपनी ओर बुला रही थी। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, वो अचानक जंगल के अंदर गायब हो गई। चीफ ऑफिसर उसे खोजने के लिए जंगल में अंदर तक चले गए, लेकिन इस खोज में वे इतने मग्न हो गए कि उन्होंने पास ही पड़ी एंड्रयू की मां की लाश पर ध्यान ही नहीं दिया। इसका मतलब था कि असली एंड्रयू की मां मर चुकी थी और जो नजर आ रही थी वो या तो एक भ्रम थी या फिर उसकी आत्मा। जंगल में गहराई में जाने पर चीफ ऑफिसर को अपनी पत्नी एना नजर आई। वो कैंडल्स के घेरे में खड़ी थी। एक जादुई घेरा बना हुआ था जिसमें वो काला जादू कर रही थी। उसके हाथ में वही किताब थी जो उनके घर पर देखी गई थी। यहीं पर सच्चाई सामने आई। असल में एंड्रयू और एमिली की मौत के पीछे एना ही थी। उसने खुद यह स्वीकार किया कि उसने काला जादू किया, लेकिन उसकी मंशा एंड्रयू और एमिली को मारने की नहीं थी। वो बस चीफ ऑफिसर और एंड्रयू की मां को सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि वो दोनों अपने पार्टनर्स के साथ बेवफाई कर रहे थे। लेकिन इस बदले की आग में उसने अपनी ही बेटी को खो दिया और एंड्रयू भी मारा गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब वो इस सब को खत्म करना चाहती थी। लेकिन तभी चीफ ऑफिसर पर ब्लैक डॉग ने हमला कर दिया,
जो असल में हेल का गार्ड था। एना अपने पति को मरते नहीं देख सकती थी और उसे तड़पता देख वो जोर से चीख उठी। इसी दौरान एजेंट मोल्डर और गली भी वहां पहुंच गए। उन्होंने एना को मैजिक सर्किल के अंदर खड़ा देखा और पूरी कहानी समझ गए। मोल्डर ने एना से कहा, यह किताब मुझे दे दो, मैं तुम्हें कोई और रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन एना ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और जादुई मंत्र पढ़ते हुए खुद को खत्म कर लिया। जैसे ही एना मरी, उसने जिस दरवाजे को खोला था वो अपने आप बंद हो गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस आग में वो जलकर मरी, उसमें वो किताब सुरक्षित रही जिससे वो काला जादू कर रही थी। ये किताब अब उनके पास थी, एक सबूत के तौर पर। ये एजेंट मोल्डर के लिए पहला ऐसा केस था जिसमें स्पिरिचुअल शक्तियां जुड़ी हुई थी। अंत में गली ने कहा, अब मुझे तुम पर भरोसा हो गया है, तुम जो कह रहे थे वो सब सच था। केस खत्म हो चुका था और वो इस शहर को छोड़कर निकल गए। जैसे ही वे गए, पीछे वही झूला फिर से हिलता दिखा जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, कुछ रहस्य अब भी बाकी थे। लेकिन इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है।